हेलो एवरीवन, क्लास 9 विषय हिंदी, पाठ संख्या सेकंड। फर्स्ट लेसन आपका कंप्लीट हो गया बेटा, दो बैलों की कथा। सेकंड लेसन है लेहासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यान। ठीक है, सबसे पहले मैं लेखक परिचय समझा रही हूँ आपको। राहुल सांस्कृत्यान का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव में हुआ, आजमगढ़ में हुआ। इनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांस्कृत्यान हो गया। राहुल जी की पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। राहुल जी को पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, इन सभी भाषाओं के ये जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। राहुल सांस्कृत्यान ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्राव्रत, जीवनी, आलोचना आदि अनेक विधाओं में साहित्य सर्जन किया। इतना ही नहीं, इन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरे जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्रा व्रत लेखक में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बनाया। घुमक्कड़ से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन व अज्ञात स्थानों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। अर्थात एक जगह की भाषा का दूसरी जगह बोले जाना, दूसरी जगह की भाषा दूसरी जगह बोलने जाना, संस्कृति का आदान प्रदान। राहुल ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यान का ये पाठ लेहासा की ओर अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जब उन्होंने तिब्बत की यात्रा की। ये यात्रा सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यान लेखक ने 1929 में तिब्बत की यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत में जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की। छद्म वेश होता है अपनी छवि को छुपाकर, अपनी वास्तविक छवि को छुपाकर कोई दूसरा रूप बनाकर जाना। तो वो उस समय 1929 में लेखक तिब्बत सुमति के साथ गया था और भिखमंगे के वेश में गया। इसमें तिब्बत की राजधानी क्या है? लहासा। जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया। इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, लेखक ने ये बेटा, जब लहासा क्या है? तिब्बत की राजधानी। लेखक तिब्बत कब गया? 1929-30 में। उस समय भारतीयों को तिब्बत में जाने की अनुमति नहीं थी। अब भारतीयों को तिब्बत में जाने की अनुमति नहीं थी तो लेखक छद्म वेश में अर्थात अपनी छवि को छुपाकर दूसरा रूप में भिखमंगे के वेश में वो तिब्बत गया। ठीक है, और वहाँ की भौगोलिक, सामाजिक और स्थिति का वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है, लहासा की ओर। ठीक है बेटा, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है फरी लड़िक पोड़ का रास्ता। जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं,
रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारी की नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती है। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। वहाँ की सामाजिक स्थिति के बारे में बताया, जाति पाति छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ महिला औरतों के लिए पर्दा प्रथा भी नहीं है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर के कारण घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। कोई भी अजनबी किसी के घर जा सकता है, किसी को किसी से किसी तरह का कोई डर नहीं। वहाँ छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच को नहीं माना जाता। महिलाओं के लिए पर्दा नहीं है, ठीक है। घर में बहू या सासू को अपनी झोली, कोई भी अजनबी जाकर वहाँ अपनी चाय बनवा सकता है, किसी को भी दे दो वे आपके लिए उसे पका देंगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग से बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देंगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन आप खुद भी डाल सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वहाँ के लोग ना तो कोई बेईमान है, हर कोई हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। परित्यक्त चीनी किले में जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के, सुमति कौन था? एक बौद्ध भिक्षुक था, भिखमंगे रहते थे। ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद लेखक कह रहे, जब हम इसी रास्ते लौटे और भिखमंगे नहीं एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए, किंतु उस वक्त किसी ने भी हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है, खासकर शाम के वक्त वहाँ लोग छठ पीकर बहुत कम होश आवाज़ को दुरुस्त करते हैं। अर्थात लेखक ने क्या कहा कि हम पहली बार जब तिब्बत गए, लेखक तिब्बत पहली बार कब गया था? 1929 और 30 की बात है। उस समय भारतीयों को तिब्बत में जाने की अनुमति नहीं थी। लेखक छद्म वेश में गया था, भिखमंगे के वेश में गया था, सुमति के साथ गया था। फिर लेखक ने क्या बताया, जब हम 5 साल बाद गए तो हम भिखमंगे के वेश में नहीं बल्कि एक भद्र यात्री के वेश में गए, लेकिन उस समय हमें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली। सबसे गरीब झोपड़े में हमें ठहराया गया, क्योंकि हम कुछ तो शाम के समय पहुँचे और शाम के समय वहाँ लोग अक्सर छठ पीकर मस्त दुरुस्त रहते हैं। अब हमें सबसे विकट डाड़ा थोड़ा पार करना था। जैसा कि बताया कि लेखक का ये यात्रा वृत्तांत है, तो लेखक जहाँ जहाँ गया वहाँ का वर्णन कर रहे हैं। डाड़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। ये डाड़े जगह जो है वो तिब्बत में सबसे ज़्यादा खतरे की जगह। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़, पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता था। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर खर्च नहीं करती थी। वहाँ गवाह भी बहुत कोई नहीं मिल सकता था।
डकैत पहले आदमी को मारता है, फिर उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। लेखक ये डाड़े के रास्ते का बता रहा है कि कैसा सुनसान रास्ता है, यहाँ पर डाकू वगैरह कैसे डकैत हमला करते हैं, व्यक्ति को मार देते हैं। वहाँ हथियार के लिए कोई कानून न रहने के कारण या हथियार का कोई कानून न होने के कारण बेटा लोग लाठी की तरह बंदूक और पिस्तौल लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। जहाँ वहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची अर्थात कुची कुची दया कर एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। अगले पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लड़कोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। ठीक है, फिर उन्होंने बाद में घोड़े किए और घोड़े से वो आगे की यात्रा करते हैं। और कैसे लेखक का घोड़ा पीछे रह जाता है, किन कारणों से पीछे रह जाता है, ये मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगी। ओके बेटा, थैंक यू।